पूरे को जिस तरह से धर्म का धतूरा चटाया जा रहा है, पूरे देश को विद्वेष फैलाया जा रहा है। आज संसद के अंदर जिस तरह के हालात हैं, ना चर्चाएं हैं, केवल इवेंट मैनेजमेंट है। अपनी छवि बनाने के लिए मोदी जी ने जिस तरह से चाइना के सामने सरेंडर किया, ये सारी चीजें देश के लिए खतरनाक हैं। ठीक है, पहली जो मैंने आंकड़े दिए, क्या बांग्लादेश से पर कैपिटा इनकम में नीचे नहीं गए? क्या 21,000 हमारी पर कैपिटा इनकम सुधांशु बोलेंगे? ठीक है, एक मिनट आलोक जी, ये अच्छा लगा कि कम से कम जो श्रीलंका में जो टेम्पलेट सेट हुआ, कम से कम उसका आप समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट थे कि भारत श्रीलंका के रास्ते पर है, ये राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला की श्रीलंका जैसे हालात, तो मुझे लगा शायद आप उस टेम्पलेट का तो समर्थन नहीं करते। आपने वो क्लियर करा कि भारत, आप लोग उस टेम्पलेट का समर्थन नहीं करते, क्या वैसे हालात इम्पॉसिबल है? दोनों ने एक आर्टिकल को कोट किया है, राहुल गांधी जी ने भी, रणदीप सुरजेवाला वो शब्द है भारत श्रीलंका के रास्ते पर। जो आंकड़े हैं तमाम वो भयावह हैं, उनसे सीखना चाहिए। नहीं, लेकिन वैसे हालात इम्पॉसिबल है ना सर। अगर महंगाई और बेरोजगारी पर ऐसे हालात बनते तो फिर तो वो 2009 में बन जाते, जब महंगाई दर 12% चली गई थी, तब भी नहीं लोगों ने ऐसा किया। इंडिया के लोग, भारत के लोग, परसेंटेज को छोड़ दीजिए, मैं वही कह रहा हूं ना, देश की जनता से पूछिए ना आप आलोक जी, मैं वही कह रहा हूं, अगर महंगाई दर और बेरोजगारी दर की वजह से सिलेंडर महंगा था 2009 में, 410 का भी आलोक जी, अगर सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर प्रधानमंत्री कार्यालय में आग लगा दी जाएगी या अराजकता का माहौल होगा। अमन जी एक मिनट, अमन जी एक मिनट, आलोक जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अमन आपके जी साथ एक अंतिम बात और कहना चाहूंगा, मैं आपके साथ हूं आलोक जी। मेरा एक सवाल बस यहाँ पे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। चलिए आप बोल लीजिए, बोलिए। मैं एक छोटे से सेंटेंस कहूंगा, आप 4 सवाल पूछेगा, मैं उत्तर दूंगा। श्रीलंका में एक सिमिलरिटी और थी। श्रीलंका में परसों तक जो गोदी मीडिया था, भाट और चारण थे, वो कह रहे थे सरकार से बढ़िया कुछ नहीं है, परसों शाम तक। ये भी सिमिलरिटी है हमारे देश में और श्रीलंका में। सर आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरा एक सवाल बस ये था, महंगाई दर बढ़ने से अगर अराजकता, अगर लोग अराजकता पर उतर आते तो फिर 2009 में उतर आते, जब महंगाई दर 12% चली गई थी। अगर महंगाई दर और बेरोजगारी दर एक पैमाना होता सड़कों पर उतरने का, अराजकता का, मैं वही कह रहा हूं। इसलिए सर भारत के लोग, ये ऑप्शन नहीं है, केवल महंगाई की बात नहीं, भारत में श्रीलंका जैसे हालात है, ये चीजें हो जाएंगी, ऑप्शन नहीं। इंडिया में ये ऑप्शन नहीं है सर, ना हो सकता है। कहां श्रीलंका और कहां भारत, वो तुलना सर राहुल गांधी ने भी की। सुधांशु त्रिवेदी जी बोलेंगे, सरदाना जी भी जुड़ गए हैं, सुशांत सरीन, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी बोलेंगे सर। मुझे लगता है कि मेरी एक बात और सुन लें। आलोक जी एक मिनट, आलोक जी सुधांशु त्रिवेदी बोलेंगे, सुधांशु त्रिवेदी बोलेंगे, सुधांशु त्रिवेदी। हाँ देखिए, आलोक जी ने सारे कारण गिनाए, परंतु श्रीलंका में इस दुर्व्यवस्था के लिए जो सबसे बड़ा कारण रहा, वो मुख्य कारण गिनाए नहीं। भ्रष्टाचार और घनघोर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और घनघोर परिवारवाद। इधर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था नीचे जाती चली गई और उनके सत्ताधारी दल के परिवारों की संपत्ति सैकड़ों हजारों करोड़ की होती चली गई। ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु आपकी आंखों से ओझल कैसे हो गया मान्यवर? ये तो एक बहुत बड़ा कारण था वहां। और फिर इसके बाद अगले हम मुफ्त में क्या बांटेंगे? आपने, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। अब एक मिनट पूरी बात कर, आपने याद दिलाया मुझे। मैं अगले भाई आपसे मान्यवर, मैंने आपने भाषण सुना, ये महल कहां से बना लिया हर जिले के अंदर कार्यालय? क्या मुझे अपनी पूरी बात जी वो आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोले हैं, प्लीज। इलेक्शन बॉन्ड का सबसे ज्यादा पैसा क्यों आ रहा है? के पास जाना है। सुधांशु त्रिवेदी आप बोलिए, ऑडियो बंद है सबका, एक एक करके। वो आपके बीच में मैं कह रहा हूं, अपने में टर्न में बोलिए, अपने टर्न पर बोलेंगे। अब देखिए, इतना घनघोर और इतना ही नहीं, मुफ्त में बांटने की सीमा क्या है पूछिए? 72,000 रुपया साल, 6,000 रुपए महीना भारत की सरकार देगी। जिन लोगों ने यह बोला था वो आज कह रहे हैं बस यही टेम्पलेट था जो आपकी पार्टी का टेम्पलेट था कि 6,000 रुपया महीना देंगे, घनघोर परिवारवाद करेंगे, घनघोर भ्रष्टाचार करेंगे, पार्टी कंगाल, देश कंगाल और परिवार मालामाल। मगर आपकी बात से अमन जी एक लाइन बस और जोड़ दूं, क्योंकि इन्होंने बहुत समय ले लिया तो अन्य लोगों का मैं समय नहीं लेना चाहता। आपने कहा कि इन्होंने इस बात को कहा कि श्रीलंका की टेम्पलेट भारत में नहीं होनी चाहिए, पर जानते ये क्या बोले? इनका अर्थ ये नहीं है, ये उससे ज्यादा भयानक है। इनकी पार्टी तो बोल चुकी भारत में सीरिया जैसे हालात हैं, भारत में इराक जैसे हालात हैं, हिंदू तालिबान और हिंदू पाकिस्तान बोल चुके हैं। अरे जो इस देश को तालिबान, पाकिस्तान, सीरिया और इराक बोल चुके हैं, तो श्रीलंका का बोलना तो उसके मुकाबले हल्का लगता है। अरे देश को नीचा दिखाने के लिए
मतलब मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए, देश को नीचा दिखाते दिखाते किस नीचेपन तक आप जाएंगे, ये मैं कोई ऐसे आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये सब आपकी पार्टी के दिए गए बयान हैं कि भारत में सीरिया जैसे हालात, भारत में आईएसआईएस जैसे हालात, भारत में बोको हराम जैसे हालात, भारत में तालिबान जैसे हालात और भारत में पाकिस्तान जैसे हालात, जिनको भारत की लॉ एंड ऑर्डर में ये नजर आता हो, उनको अर्थव्यवस्था में श्रीलंका नजर आती है। तो इस रावणी दृष्टि को लेकर मेरे मन में देखिए, राजनीतिक आरोप है, संकट की स्थिति है, लेकिन भारत की बर्बादी की बद्दुआ कम से कम नहीं मांगनी चाहिए। मोदी से नफरत, भारत को श्राप कम से कम नहीं देना चाहिए कि यहां पर भी यही हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए शायद मैंने आज डिबेट भी रखी है। आर्थिक चुनौतियां हैं। सुशांत सरीन, आपका कमेंट, भारत में श्रीलंका जैसे हालात? यार, ये कुछ लोगों की मंशा तो हो सकती है या उनकी कामना तो हो सकती है, लेकिन आर्थिक तौर पर कोई इसके आसार नजर नहीं आ रहे। 3-4 चीजों का मैं आपको बताऊंगा। अभी आलोक जी बात कर रहे थे कि श्रीलंका में जो इनटॉलरेंस और जिस तरीके की राजनीति थी वहां पर माइनॉरिटीज वगैरह वाली, वो कोई नई बात तो नहीं थी, वो तो पिछले 75 साल से वो करते आ रहे हैं। जब उन्होंने सिनहला ओनली पॉलिसी निकाली थी 1950 के दशक में, तो वो तो तब से वो करते आ रहे हैं। लेकिन आज से चंद साल पहले 2017-18 में बहुत सारे जो अर्थशास्त्री कांग्रेस पार्टी के टाइम पर सरकार में थे, वो तो ये कहा करते थे, आई थिंक उसमें रघुराम राजन भी शायद थे या नहीं थे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो हमारे को कहा करते थे, भाई आप श्रीलंका से कुछ सीखिए, देखिए श्रीलंका कितनी तरक्की कर रहा है, आप तो पीछे रह गए हैं। अब वही बात उल्टी हो गई है। अब वो कह रहे हैं कि अब आप श्रीलंका बनने वाले हैं। तो पहले हमारे को श्रीलंका से हमारे वहां पर आप आलोचना कर रहे थे भारत की, अब आप दूसरी तरीके से कर रहे हैं। वो आपकी मर्जी है, आपकी राजनीति है। 3-4 चीजें और बोलूंगा अमन, जल्दी जल्दी। जी बिल्कुल सर। पहली बात तो ये है कि ये बात जरूर है कि हमारा कर्जा बढ़ा है, बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी जीडीपी है वो भी बढ़ी है। आप सिर्फ कर्जे का क्वांटम मत ना देखिए कि टोटल कितना बढ़ा है, आप ये देखिए कि कर्जा जीडीपी का रेशो के हिसाब से बढ़ा है कि घटा है या मोरलेस उतना ही है, पहली चीज। दूसरी चीज, सिर्फ ये देख लेना कि कर्जा आपकी जीडीपी से 100% से ज्यादा है, मेरे ख्याल वो ठीक चीज नहीं है। आपको पता है जापान का कितना है? 240% है। yes. आपको पता है अपना अमेरिका का कितना है? खैर अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी करेंसी वर्ल्ड करेंसी है, लेकिन चीन का भी 150-160% है। भारत का अभी 80% के आसपास है, जहां तक अगर मेरे आंकड़े ठीक है। लेकिन इशू ये नहीं है कि आपका परसेंटेज कितना है जीडीपी का, इशू ये है कि जो आपके ऊपर कर्जा है, क्या आप उस कर्जे की सर्विसिंग कर सकते हैं या नहीं, क्या आप अपनी किस्तें दे सकते हैं या नहीं दे सकते, वो किस्तें आपकी आमदनी का कितना बड़ा हिस्सा बनती है। और उस हिसाब से अगर आप श्रीलंका की तुलना करें भारत के साथ, तो बिल्कुल एक बेमानी सी बात है, क्योंकि श्रीलंका के अंदर जो उनको किस्तें देनी पड़ रही थी, वो उनके पास पैसा ही नहीं था। ये पाकिस्तान में यही हाल है। मैं आपको 1 सेकंड लगा के बताऊं कि पाकिस्तान की जो केंद्र सरकार है, वो जितना उसके पास पैसा है, लगभग सारा का सारा 100% सिर्फ कर्जे की भरपाई में जा रहा है। यानी कि सारा का सारा देश कर्जे पे चल रहा है। भारत में क्या ये हाल है? नहीं है। श्रीलंका कम से कम 10 या 12 बारी आईएमएफ के पास जा चुका है। भारत 1990 में आईएमएफ के पास गया था, उसके बाद आईएमएफ के नजदीक नहीं गया भारत। तो अगर आप बात कर रहे हैं कि डेट इतना बड़ा, आपकी जीडीपी कितनी बड़ी, भाई आप रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डेट देखिए और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी देखिए। अगर आपके कर्जा जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उस रफ्तार से आपकी इकोनॉमी नहीं बढ़ रही, तो आपके लिए आगे चल के प्रॉब्लम होगी। लेकिन क्या ये हालात भारत में है? बिल्कुल नहीं है। तो अगर अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करनी है, तो अगर आर्थिक मुद्दों पे बात की जाए तो बेहतर है। बाकी आप ये बोलते रहे कि मैं बोल दूंगा 1980 में 18 रुपए का था डॉलर, आज इतने का हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी भी उतनी बढ़ गई है। तो ये अगर कोई मतलब कि कोई समझ की बात करनी है तो बात ठीक है, नहीं तो बाकी तो जितने मर्जी आंकड़े मैं भी उतने आपने जिक्र किया यूके का 317% है डेट टू जीडीपी, फ्रांस का 256। हाँ, वो कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए सर। हाँ, एक और चीज, देखिए हमारे को एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए, ये एक सरकार का चॉइस है। देखिए 2010-11 के आसपास, अब मेरे को एग्जैक्ट 7-8 के आसपास
तेल का दाम 110-120 डॉलर पे पहुंचा था। उस समय जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसने एक अपनी समझ से उन्होंने एक फैसला किया कि वो पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाएंगे, वो भारत का कर्जा बढ़ा लेंगे, वो सब्सिडी देंगे पेट्रोल के ऊपर, और उसके एवज में उन्होंने तेल कंपनियों को कोई बॉन्ड्स वगैरह इशू किए जो भारत के ऊपर एक कर्जा है। मोदी सरकार ने एक दूसरी पॉलिसी अडॉप्ट की है। उन्होंने कहा कि भाई यार, जो आपका दाम बनता है उसमें टैक्स भी है, लेकिन आपको टैक्स की जरूरत है क्योंकि सरकार भी चलानी है और सरकार ने बहुत सारे काम भी करने होते हैं, तो वो टैक्स के बिना नहीं होंगे। लेकिन यहां पर इन्होंने एक डिसीजन लिया है कि जो जिस दाम पर पेट्रोल आता है उसके ऊपर टैक्स लगा के हम उस दाम को चार्ज करेंगे, हम सब्सिडी नहीं देंगे और हम भारत सरकार का कर्जा नहीं बढ़ाएंगे। अब ये अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी एक पॉलिसी की आरबीआई की जो रिपोर्ट है जिसमें आप कर्जा बढ़ाते रहे तो आपका दिवालिया एक दिन निकल जाएगा। वैसे मैं वही शुरुआत में यही मैंने समझाया था, मुफ्त के चक्कर में, मुफ्तखोरी, फ्रीबीज के चक्कर में पंजाब को लेकर जो कहा जा रहा है 45% 46% टू जीडीपी, वो बताया जा रहा है कि कर्ज का इंटरेस्ट चुकाने के लिए एक और कर्ज लेना पड़ रहा है, फिर वहां पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी ले लो, मुफ्त में बिजली ले लो, सब मुफ्त में ले लो। तो कई राज्य इस तरह के हैं जिसका जिक्र बार बार मैं कर भी रहा था। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद मैं सरदाना जी आपके पास और तौसीफ भाई भी जुड़ गए टीएमसी से, उनके पास भी चलेंगे। छोटा सा मेरे को ब्रेक लेना पड़ रहा है, सिर्फ 3 मिनट का।